Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. George Soros wants a government which is pliable to his needs is more than evident from his statements. That he has pronounced funding of over $1 billion, particularly to target leaders like Prime Minister Modi. क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने इंडिया के बारे में ये कहा, India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no democrat. Oh, really? But I expect a democratic revival in India. तो एक ऐसा आदमी जिसकी शक्ल एक ऐसे फ्रूट से मिलती है जिसको धूप में बहुत समय के लिए छोड़ दिया गया हो, उसके स्टेटमेंट्स पर भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसे भारत की ऑपोजिशन पार्टीज के बड़े बड़े लीडर सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो में जॉर्ज सोरोस के बारे में जानते हैं, देखते हैं कि किस तरह से वो भारत में डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और पता करते हैं कि क्या ये सही में मोदी को पावर से हटा सकता है। नो, मुझे पता ही नहीं वो है कौन। ये तो सारी मीडिया बोल बोल के बता रही है। में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो आप कई सालों से बहुत लोगों के बयान सुन रहे होंगे भारत के बारे में कि 2014 से भारत की डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है। What we are witnessing is the death of democracy. As Prime Minister Narendra Modi's government cracks down on dissent, can India still call itself the largest democracy on earth? Transitioning pretty openly, pretty brazenly into a criminal Hindu fascist enterprise. यही कहानी पिछले हफ्ते जॉर्ज सोरोस नाम के एक बिलियनर ने रिपीट की है। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जिनको अडानी जैसे बिलियनर से बहुत तकलीफ है, वो सामने से आके जॉर्ज सोरोस जैसे बिलियनर को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ये पता करें कि जॉर्ज सोरोस को ऑपोजिशन पार्टी से इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है, पहले देखते हैं कि भैया ये जॉर्ज सोरोस है कौन। जॉर्ज सोरोस एक हेज फंड इन्वेस्टर है जो अपने प्रोफेशन में काफी सक्सेसफुल रहे हैं। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को अक्सर 30% रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर। इनका नेट वर्थ इस समय अराउंड $8 बिलियन है और 1980 से इन्होंने अराउंड $32 बिलियन डोनेट किए हैं। मोस्टली उन्होंने डोनेशन अपनी चैरिटी को दिया है, जिस चैरिटी का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। तो आज भारत में इनकी इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने हाल में ही एक बड़े इंटरनेशनल फोरम पर अडानी हिंडनबर्ग के मामले पर कमेंट किया और कहा कि अडानी की जो हालत हुई है उससे बीजेपी की गवर्नमेंट शायद गिर सकती है और भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल आ सकता है। देखिए, इनकी आइडियोलॉजी और इनके हिसाब से डेमोक्रेटिक रिवाइवल क्या है उसको समझने के लिए हमें इनकी पर्सनालिटी और आइडियोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। जॉर्ज सोरोस का जन्म हंगरी देश में हुआ था, एक जूइश फैमिली में। वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर जब जर्मन्स जूस को ढूंढ कर मारने की कोशिश कर रहे थे, तब इनके पिताजी ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके इनका बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करके इनको जूइश से कैथोलिक बना दिया था। Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना ही नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे जॉर्ज सोरोस के ऊपर यह भी आरोप है कि उन्होंने नाज़ीज की दूसरे जूस को ढूंढने में मदद भी की थी। My understanding is that you went out with this protector of yours. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस बात को कुछ ज्यादा रिग्रेट नहीं करते हैं क्योंकि उससे उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था। Of course, I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. You know, whether I was there or not, I was only a spectator. कई सालों के बाद वो एक हेज फंड मैनेजर बने और वो अमीर बने एक स्पेसिफिक टाइप की फाइनेंशियल प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके, जिसको स्पेकुलेटिव अटैक कहा जाता है। सिंपल टर्म्स में ये एक कंट्री के करेंसी के ऊपर अटैक होता है जिससे कि उस देश की करेंसी बहुत डिप्रिशिएट कर जाती है और उस देश में काफी इकोनॉमिक अनरेस्ट आ जाता है और फिर जो स्पेकुलेटिव अटैक को करता है वो उस करेंसी के डिप्रिसिएशन का फायदा उठाकर पैसे कमाता है। इस तरह के अटैक से न सिर्फ उस देश की इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन लोगों के जॉब्स और इकोनॉमिक कंडीशंस पर भी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सोरोस इन देशों की करेंसी के खिलाफ पोजीशन लेते थे जिससे उनको काफी पैसे कमाने का मौका मिलता था। Looks to me like in a number of situations you can take a position against a currency or make a statement.
and the whole country falls apart. ऐसा एक बहुत इनफेमस अटैक उन्होंने किया था 1997 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ, जिससे उनको काफी फेम भी मिली थी और उन्होंने एक दिन में $1 बिलियन कमा लिए थे। लेकिन इस अटैक की वजह से इंग्लैंड में 10% इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, काफी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, काफी लोग बैंकक्रप्ट भी हुए। कंजर्वेटिव पार्टी जो उस समय पर गवर्नमेंट में थी, इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वो 13 साल तक वापस पावर में नहीं आ पाए। लेट 90s में इन्होंने कुछ एशियन कंट्रीज में भी इसी तरह से स्पेकुलेटिव अटैक्स किए थे। In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. जिसके बाद मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने इनको मोरॉन भी कहा था उनकी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए। The Prime Minister of Malaysia said that the region spent 40 years trying to build up its economy, and along comes a moron like Soros, and it's all over. He called you इनफैक्ट कुछ देशों में तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि कई सुसाइड्स भी हुई थी इस इकोनॉमिक अनरेस्ट की वजह से। जिस तरह इंग्लैंड में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट गिरी और लेबर गवर्नमेंट आई, उसी तरह से इन देशों में भी गवर्नमेंट चेंज की गई। तो देखिए, जो सोरोस कर रहा है वो टेक्निकली इलीगल नहीं है, लेकिन काफी इमोरल और गलत माना जाता है। लेकिन उसी तरह से जिस तरह से जब आप अपने कमरे में बैठकर स्कूल गर्ल हेंटाई सर्च करते हैं, तो देखिए इलीगल नहीं है, लेकिन ऊपर वाला देख रहे हैं। सोरोस ने खुद कहा है कि एक देश के ऊपर, उस देश की पॉपुलेशन के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अटैक्स की वजह से, उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. इनफैक्ट जिम ग्रांट, जो एक वॉल स्ट्रीट के फेमस ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने जॉर्ज सोरोस को कार्निवोर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर बोला है। This man is a carnivore of the first order. Jim Grant is the editor of Grant's Interest Rate Observer and one of Wall Street's most respected analysts. भाई साहब, करेंसीज को डिस्टेबलाइज करते हैं, इकोनॉमीज डिस्टेबलाइज करते हैं, गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करते हैं। भैया, इनको तो पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। सबसे पहले घबराना नहीं। तो देखिए, हमने देखा है कि ये कैसे स्पेकुलेटिव अटैक्स से देशों को डिस्टेबलाइज करते हैं और खासकर उनकी गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करते हैं, और कैसे कई देशों में गवर्नमेंट्स को गिरा भी चुके हैं। और इसके पीछे इनका सिर्फ इकोनॉमिक कंसर्न नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन भी है। उन्होंने कहा है कि उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से उनकी एक आइडियोलॉजी डेवलप हुई है लाइफ में, और वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में उनके हिसाब से उनकी जो लिबरल आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी पैदा होगी, इसलिए उन्होंने अपनी चैरिटी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन क्रिएट की है। You're the capitalist who does not care about the social consequences of his act, and on the other hand, you are a philanthropist who cares only about social consequences. How do you resolve the two? As a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. तो आइए बात करते हैं इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को सबसे पहले कार्ल पॉपर ने काफी इंस्पायर हुए थे। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सोरोस, उनकी चैरिटी का गोल ये है। I defined its mission as opening up closed societies, correcting the deficiencies of open societies. तो जब आप इनके गोल सुनते हैं तो सुन के आपको भी लगता होगा, यार क्या परेशानी है, ये सब चीजें सुनने में तो काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम जो कई एक्सक्लूसिविस्ट आइडियोलॉजीज के साथ होती है। यानी उनका मानना होता है कि सिर्फ हमारे सोचने का तरीका सही है, बाकी सभी के सोचने का तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह की आइडियोलॉजी हमने दूसरे लोगों में भी देखी है। सोरोस के मुताबिक कोल्ड वॉर के बाद फ्री मार्केट्स और कैपिटलिज्म ने डेमोक्रेसी को खोखला करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि पॉलिटिशियंस बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के साथ काम करके कैपिटलिज्म को मिसयूज करके लोगों को दबा कर रखते हैं। देखिए, जहां तक कैपिटलिज्म के साथ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बात आई, उन्होंने प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो सोल्यूशन देते हैं इस प्रॉब्लम का। वो चाहते हैं कि एक ऐसा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया जाए जिसमें ना नेशनलिज्म हो, ना स्टेट्स हो, लेकिन एक सिंगल ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर हो। बेसिकली जैसा अभी यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के देश एक वर्ल्ड यूनियन के अंदर आ जाए। और बेसिकली ओपन सोसाइटी का गोल है कि दुनिया के सारे देश ओपन सोसाइटी के सिद्धांतों के मुताबिक चले, क्योंकि सोरोस का मानना है कि सिर्फ ओपन सोसाइटी के सिद्धांत सही है। और जैसा कि मैंने कहा, ये आइडियोलॉजी हमने पहले भी कहीं देखी है शायद। जॉर्ज सोरोस और ओपन सोसाइटी के मुताबिक अगर आप चावल राइस कुकर में बनाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि मैं चावल प्रेशर कुकर में बनाऊंगा तो वो अलाउड नहीं है। ये क्या लॉजिक है? और जब भी इस तरह का मोनोकल्चर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है तो लोग उससे परेशान हो जाते हैं। अब यूरोपियन यूनियन को ही देख लीजिए, यूके को भी लगा कि भाई यूरोपियन यूनियन जिस तरह से गवर्न कर रहा है वो गलत है, इसलिए यूके ने भी यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया। Governing me and making my rules in Europe, and
I'm looking forward to the European club come tumbling down. तो जॉर्ज सोरोस ने जो इस वीडियो की शुरुआत में बयान दिया था, India is an interesting case. It's not a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Yes, he but is. I expect a democratic revival. Keep dreaming, not going to happen. उससे क्लियर हो जाता है कि जॉर्ज सोरोस का ये मानना है कि भारत के वो लोग जिन्होंने करंट गवर्नमेंट के लिए वोट किया है, इंग्लैंड के वो लोग जिन्होंने उस समय कंजर्वेटिव पार्टी के लिए वोट किया था, उनको पता नहीं उनके देश के लिए अच्छा क्या है। सिर्फ जॉर्ज सोरोस को पता है कि भारत और यूके के लिए क्या अच्छा है। ये बेसिकली कम्युनिस्ट चाइना या रशिया का एक लिबरल वर्जन है। तो अपने चैरिटीज में ये कई ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने 90s में यूके और एशिया में कंट्रीज को डिस्टेबलाइज किया था, उसी तरह से उन्होंने दूसरी कंट्रीज पर भी अटैक किया है। उन्होंने अर्ली 2000s में जॉर्ज बुश को पावर से हटाने के लिए $15 मिलियन खर्च किए थे। इनफैक्ट हिलरी क्लिंटन को भी जॉर्ज बुश के खिलाफ काफी सपोर्ट किया था। Finally, George Soros has donated about $13 million to the Democrats this election cycle. That includes $7 million को to सपोर्ट a करा Hillary था। Clinton super PAC. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए। अब फेल नहीं होंगे तो और क्या होगा यार। ये तो वही बात हुई कि आपने स्वरा भास्कर की फिल्म में 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और फिर जब फिल्म फ्लॉप हो गई तो सरप्राइज हो रहे हो। यार गलती ऑडियंस की थोड़ी है, गलती आपकी है। तो क्योंकि जॉर्ज सोरोस को लगता है कि कैपिटलिज्म डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे एंटी कैपिटलिज्म प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल 2011 में उन्होंने अमेरिका के वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट को बहुत सपोर्ट दिया था। इस प्रोटेस्ट से सोरोस का एम था कि अमेरिका में भी अरब स्प्रिंग जैसा एक रेवोल्यूशन आएगा जो कैपिटलिस्ट और फ्री मार्केट सिस्टम को अमेरिका में खत्म कर देगा। सोरोस ने ऐसे भी कई ग्रुप्स को सपोर्ट किया है जो एंटी इजराइल है। Soros has given about $10 million to groups opposed to the policies of Israel. He has given a variety of grants to people who literally hate the Jewish state of Israel. Oh my God, I don't even remember. पर पूरी मूवी में रोती रही, जान निकली पड़ी थी। और ये बंदा जिसको पता है कि मेरे अपनों के साथ ये हुआ है, उसको वो उन्हीं के अगेंस्ट हो रहा है, और जो बताया कि हेल्प की उनके बताने के लिए वो कौन है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज जब्त करने के लिए, पता नहीं उन्हीं के अगेंस्ट। और कहता है कि भैया मेरा तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि मैं थोड़े कोई जब्त कर रहा हूँ, ले तो प्रॉपर्टी कोई और बंदा रहे, गलत काम तो वो कर रहा है। वो तो इसमें तो कोई, जैसे कहते हैं ना, क्या वो कॉन्शियस जो होता है, करेक्टर नहीं है। ये बोलना कि मेरे को तो भैया जीतना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी में उनके, ये तो इक्वल सोसाइटी में क्या होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, सारा काम तुम कर रहे हो। इकोनॉमी में बट्टा बैठता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट मरती है, आई डोंट केयर। पूरी कंट्री को तबाह तुम कर रहे हो, और तुम कह रहे हो कि जिसमें लोग हैं, बच्चे हैं। चलो अच्छा है कि उसने अपने इंटरव्यू अपना गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।